अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट लाइन। इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो जो हम लोग जो लेक्चर 8 में जो हम लोग थ्रू आउट जो हमें डिस्कस करना है वो होगा हमारे पास। तो जो कंटेंट कुछ इस तरह से हैं, व्हाट इज़ अ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, and how to find a slope of a tangent line, and how to find a equation of a tangent line. इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टेंजेंट लाइन। तो डेफिनेशन है इसकी हमारे पास, इन ज्योमेट्री द टेंजेंट लाइन टू अ प्लेन कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टचेस द कर्व एट दैट पॉइंट। ओके, अब इसको देखते हैं कि एक्चुअली ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। उससे पहले थोड़ा सा क्विकली जो हमने लास्ट लेक्चर 7 में डिस्कस किया था वो सेकंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो हमारे पास L1 जो आपको लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमारे पास जो लाइन है ये बेसिकली क्या है, सेकंड लाइन है, जो अब तक आप लोग काफ़ी अच्छे तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो ये सेकंड लाइन थी और ये हमें बता रही थी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी। कि इसमें हमने डिस्कस क्या किया था, क्विकली मैं इसको ज़रा समराइज़ करता हूँ प्रीवियस लेक्चर को। इसमें हमने देखा कि अगर ये ब्लू कर्व है तो इस ब्लू कर्व के लोग अगर आप ए पॉइंट से लेके अगर आप इस तरह से ब्लू कर्व के लोग मूव करते जाएं और ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट तक मूव करें, और इस मूवमेंट में अगर आपने ए से लेके बी पॉइंट तक अगर आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आप क्या करेंगे, सेकंड लाइन ड्रा कर दें। तो इस सेकंड लाइन की जो स्लोप होगी वो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अलोंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन मूव करने के बाद जो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो आपको इस सेकंड लाइन की जो स्लोप है वो आपको प्रोवाइड कर देती है। तो ये तो थी हमारे पास सेकंड लाइन के बारे में बात हो रही थी। इसमें ए और बी क्लियरली दो डिफरेंट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब आज की जो टॉपिक है वो था हमारे पास टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन में क्या है, उसकी सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में बयान करूं तो टेंजेंट लाइन क्या होता है, तो ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को, यहाँ पे ब्लू जो हमारे पास एक कर्व है, जो किसी भी कर्व को हमारे पास किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए वो क्या कहलाती है, हमारे पास उसकी टेंजेंट लाइन कहलाती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर इस केस में अगर मैं देखूं, इस ग्राफ को देखूं तो 1 पॉइंट लेट्स से 5 के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारी ये जो ब्लैक ये लाइन है ये इस कर्व को टच करके गुजर रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन में सिर्फ एक पॉइंट है, सेकंड लाइन में 2 पॉइंट है, और टेंजेंट लाइन में हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट के ऊपर जो कट करके गुजर जाए, ये कट करके नहीं सॉरी जो टच करके गुजर जाए वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन। तो उसकी एग्जांपल एक ये है हमारे पास, ये मैंने ग्राफ बनाया f(x = 1/x) का। तो ये ग्राफ अगर आप बाई हैंड बनाएंगे तो सम और ये इस तरह की शेप गेन करेगा, और उसके अलावा आगे से ये शेप ये गेन कर रहा होता है 1/x का। ये जो सेंटर में वर्टिकल लाइन है ये बता रही होती है कि x0 के ऊपर बेसिकली आपका फंक्शन अनडिफाइन है, वर्टिकल लाइन अनडिफाइन को शो कर रही होती है। तो इसमें हमने लेट्स से ये ऑलमोस्ट x = 2, थोड़ा सा आप प्रीवियस ले तो 1.7 या 8 के ऊपर ये जो रेड लाइन है ये इस ग्राफ को टच करके गुजर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये इस ग्राफ की ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो ऐसी लाइन जो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। टेंजेंट लाइन की सिंपल डेफिनेशन क्लियर होगी। इसको आगे मूव करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये एक पैराबोलिक शेप है, तो इसका इस रेड पॉइंट के ऊपर ये ग्रीन ब्लू लाइन टच कर गुजर रही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इस जो पैराबोलिक कर्व की टेंजेंट लाइन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये कहलाएगी हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद ये सर्कल हमारे पास ये भी एक कर्व है बेसिकली टू डिमेंशन में। तो इस कर्व के ऊपर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन गुजर रही है इसको टच करके ये इसकी क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। इसी तरह ये भी एक टेंजेंट लाइन है, और इसी तरह एक ये भी एक टेंजेंट लाइन है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब जो लास्ट ये वाला जो ग्राफ है, जो साइनोसॉइडल वेव आपको नजर आ रही है, ये फाइनाइटली साइन का ग्राफ हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव कर रहा होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि इसमें भी सेम वही चीज़ है। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो लाइन यहाँ तक, अगर इस लाइन को मैं स्टॉप कर दूँ तो यहाँ तक ये जो लाइन है हमारे पास, अगर लेट से ये लाइन है तो इस लाइन को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, इस ब्लू लाइन को। इस ब्लू लाइन तक ये जो पूरी की पूरी हमारे पास ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर ये क्या करेगी, टेंजेंट लाइन बन रही होगी। लेकिन अगर आप इस लाइन को अगर आगे शो मूव करवाते जाएं, इन्फिनिटी की तरफ मूव करवाते मूव करवाते जाएं, ये लाइन आगे मूव करते करते दोबारा फिर इस ग्राफ को टच करती है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन तो टेंजेंट लाइन नहीं है, ये 2 दफ़ा टच कर गई है। लेकिन
ये पॉइंट नहीं है। इसमें द थिंग इज डैट कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप चेक कर रहे हैं, तो हम वो लोकली चेक करते हैं उस पॉइंट के अराउंड। तो इस पॉइंट पे जो लाइन टच करके गुजर जाएगी तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट लाइन कहलाएगी। आगे जाके वो किसी और के साथ अगर इंटरसेक्ट कर भी जाए तो वो उसकी टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये मेरे पास टेंजेंट लाइन है। आगे जाके जितनी दफ़ा मर्जी टच करती जाए लेकिन वो उस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा, लेकिन इस पॉइंट पर टेंजेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली इस एक लाइन को देखें तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। इसलिए ये लेट से ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है ये लाइन, और ये वाली अगर लाइन को अगर ब्रेक भी कर दे तो ये लाइन जो है इस वक्त इस पॉइंट पर टेंजेंट है। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन क्या बन गई कि जो कर्व को सिर्फ एक दफ़ा टच करे वो क्या कहलाती है, उसकी टेंजेंट लाइन कहलाती है। टेंजेंट लाइन की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी ये होती है कि वो कर्व की डायरेक्शन में ही टेंजेंट लाइन ड्रा होती है हमेशा। अगर ये इस कर्व को देखें, ये कर्व ऐसे आस्ता आस्ता अपवर्ड मूव कर दिया और साथ राइट साइड पे मूव कर रही है, इंक्रीजिंग कर्व है। तो टेंजेंट की जो लाइन है वो भी बेसिकली इंक्रीजिंग लाइन ही बन रही होती है। तो जिस डायरेक्शन में कर्व होती है टेंजेंट लाइन बेसिकली उसी डायरेक्शन में जा रही होती है। तो इसमें अगर आप देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो यहाँ से हमारे पे जो कर्व है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो ये हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है वो भी उसके पैरेलल ही मूव कर रही होती है। तो ये हमारे पास आगे टेंजेंट लाइन की एग्जांपल्स आ गई। तो उसकी ये भी एग्जांपल टेंजेंट लाइन की, इसमें भी अगर देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जो रेड लाइन है ये टच करके गुजर रही है, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या कहलाएगा, इसके टेंजेंट लाइन कहलाएगी। रिगार्डलेस के आगे जाके ये दोबारा अगर लाइन को आप इनफिनिट मूव करें तो दोबारा से टच कर रही है। तो लेकिन ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन का रोल प्ले कर रही है। आगे जाके टच भी हो रही है तो वो उसकी टेंजेंसी को इफेक्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट, और ये इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसमें सिर्फ इसी पॉइंट पे ये टेंजेंट है, क्योंकि इसमें ये देखेंगे कर्व अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव कर रही है तो हमारे पास ये जो टेंजेंट लाइन है वो इसके पैरेलल है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो जो हमारे पास जो कर्व है वो अपवर्ड डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व इसमें मूव कर रही है। यहाँ तक अगर देखें तो कर्व, अगर इस स्टार्टिंग से कर्व को देखें तो यहाँ से कर्व आस्ता आस्ता अपवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड 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 एंड देन डाउनवर्ड। जब इसने डाउनवर्ड स्टार्ट करना शुरू किया तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो इसके उसी के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, वो भी डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीज होती जाती है। लेकिन यहाँ पे आके कर्व क्या हो रही है हमारी, ये वाली इंक्रीज हो रही है, आस्ता आस्ता कर्व अपवर्ड मूव कर रही है। लेकिन ये जो लाइन है ये अपवर्ड मूव नहीं कर रही, ये डिक्रीजिंग लाइन है। तो ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसका टेंजेंट लाइन नहीं कहलाएगी। और वैसे भी ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्शन में आपको टेंजेंट नहीं मिलता, टेंजेंट हमेशा टच करके गुजर रहा होता है। तो सिमिलरली ये केस इसमें है कि अगर आप इस ब्लू, ये रेड कर्व आप कंसीडर करें तो इसमें ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन टेंजेंट तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ब्लू लाइन हमारे पास टेंजेंट है। लेकिन इससे आगे इसमें भी ये देखेंगे इसके पैरेलल ही है हमारा ब्लू लाइन, लेकिन आगे जाएंगे तो ये दोबारा इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्शन जो है वो टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, टच करके जब गुजरती है तो वो टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट हमारे पास नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्कशन होगी टेंजेंट लाइन के बारे में। तो इसको आगे मूव करते हैं। तो ये भी एक आपको फिगर नजर आ रही होगी, ब्लू में एक कर्व है, ये मैंने कर्व बनाई है। तो इस कर्व के ऊपर ये जो हमारे पास ग्रीन मैंने एक लाइन ड्रा की है, तो ये बेसिकली टेंजेंट लाइन है एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर। तो इसको अगर हम लोग मूव करवाएं तो इसको अगर इसकी मूवमेंट अगर हम जाएंगे तो इसकी मूवमेंट में देखिएगा कि लेट्स से मैं इस x इक्वल टू -1 के ऊपर जो कर्व है, अगर इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट को अगर हम आस्ता आस्ता इस लाइन के साथ टेंजेंट लाइन के साथ इसी के ऊपर अगर हम मूव करवाएंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन भी पैरेलल टू दिस ब्लू कर्व आस्ता आस्ता चेंज होती जाएगी। कभी स्लोप नेगेटिव होगी, कभी पॉजिटिव होगी, कभी वो जीरो भी होगी। तो उसके मूवमेंट करवाते हैं, मूवमेंट करवा के देखेंगे वो मूवमेंट किस तरह से वो बिहेव कर रही है। सो लेट्स से कि ये हमारे पास एक कर्व है, तो ये हमारे पास कर्व हमने मूव करवाना स्टार्ट कर दी। जब कर्व मूव होगी तो ये देखेंगे जैसे जैसे कर्व मूव कर रहे हैं तो ये कर्व के साथ साथ टेंजेंट लाइन भी हमारे जो कर्व है उसके पैरेलल ही मूव कर रही है। और लाइन को मैंने फाइनाइट शो करवाया क्योंकि जिस पॉइंट पर टच कर दे वहीं पर टेंजेंट होगी। और इसमें ये देखें कि टेंजेंट उसी के पॉइंट के साथ साथ मूव हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ जहाँ पे लाइन आपकी ग्रीन है उस जगह पे बेसिकली टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। जहाँ पे लाइन रेड हो रही है वहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, हाइट कम हो रही होती है। और जहाँ पे किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके ये टेंजेंट लाइन जो है वो ब्लैक कलर करती है, उस जगह पे बेसिकली टेंजेंट लाइन की स्लोप हमें 0 मिल रही होती है।
तो इस जगह इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको 3 to 4 टाइम्स आपकी जो कर्व है वो ब्लैक हो रही है, तो इट मीन्स कि उन जगह पे इसकी स्लोप हमारे पास 0 मिल रही है टेंजेंट लाइन की। तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास टेंजेंट लाइन के बारे में कि टेंजेंट लाइन को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे मूव करेंगे कि हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसके बाद इस कर्व को अगर हम स्टॉप करवा दिए, हम आगे फर्दर मूव करते हैं। तो ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन से हमने अब ये देखना है कि सेकंड लाइन से टेंजेंट लाइन एक्चुअली बनती कैसे है। तो पहले थोड़ा सा मैं कैजुअल वर्डिंग में बात करूंगा और फिर हम इसको प्योर मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस फर्स्ट डॉटेड लाइन को देखें तो मैं स्लोप ऑफ m1 लिखा हुआ इस लाइन के बारे में। तो ये फर्स्ट लाइन को देखेंगे जो पॉइंट Q1 से लेके P1 तक जो लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये लाइन क्या हमारे पास एक सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन है क्योंकि 2 पॉइंट पर टच कर रही है, Q1 पॉइंट पर टच कर रही है और आगे से मूव करती जा रही है, यहाँ पे आगे दोबारा P पॉइंट पर टच करती है। तो ये क्या है हमारे पास इस वक्त यहाँ पे सेकंड लाइन है। तो सेकंड लाइन से टेंजेंट लाइन कैसे बन जाती है कि हमारे पास, क्योंकि जब आप स्लोप की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप के लिए हमेशा हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए। तो जब हम टेंजेंट लाइन का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या कहा कि वो लाइन ऐसी है जो एक ही पॉइंट पे टच करके गुजर जाती है। तो फिर हम 2 पॉइंट्स किस तरह से ले सकते हैं, तो हम उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करें कि हम उसमें वो किस तरह से हम कैलकुलस को यूज़ करते हुए हम टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं। हालांकि हमारे पास स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं, तो हम एक पॉइंट को यूज़ करके कैसे स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं और इसके बैक एंड पे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से ये सेकंड लाइन है, तो लेट्स से L1 यानी कि स्लोप ऑफ M1 की जो फर्स्ट लाइन है। तो अगर आप इस लाइन को, इस पॉइंट को Q1 पॉइंट को अगर आप मूव करते हैं और P की तरफ मूव करवाना शुरू करवा देते हैं, यानी कि Q1 को यहाँ से पिक करें और आस्ता आस्ता इसको अगर आप लाइन के साथ साथ मूव करवाना शुरू कर दें तो Q1 से Q2 Q3 Q4 और आस्ता तक कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये P पे पहुँच जाएगा। तो जब ये Q वाला पॉइंट आस्ता आस्ता P के ऑलमोस्ट करीब पहुँच जाएगा तो उस पॉइंट पे आके जो हमारी जो इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट लाइन है ये और सेकेंड लाइन ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसमें कि हमारे पास सेकंड लाइन को टेंजेंट लाइन कैसे बना देते हैं हम, कि हम बेसिकली दूसरे पॉइंट को, जो सेकंड लाइन का जो दूसरा पॉइंट है, वो किसी एक पॉइंट को उठाकर दूसरे पॉइंट की तरफ हम मूव करवाना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जब वो ऑलमोस्ट करीब पहुंच जाता है, जैसे हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, तो लिमिटिंग केस यानी कि वो जब वो Q जो है, जो Q पॉइंट जो है जब P को अप्रोच कर जाता है तो वहाँ पर सेकेंड लाइन ऑलमोस्ट क्या बन जाती है, हमारे पास टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। सो अब आगे हमने फर्दर देखना है कि एग्जैक्टली मैथमेटिकली आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसको इस सेक्शन पे ज़रा आप फोकस कीजिएगा, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए आपको सेकंड लाइन के स्लोप का फाइंड जो कॉन्सेप्ट था वो आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लेक्चर 7 के सेकंड लाइन के स्लोप के बारे में आप वीडियो देख चुके हैं, लेक्चर 7 वाली, तो उसी की बेस को, उसी के यूज़ करते हुए मैं आगे टेंजेंट लाइन को मैं यूटिलाइज़ करूँगा। लेट्स से हमारे पास ये ब्लू लाइन है जो फर्स्ट Q1, तो Q1 से लेके P तक ये जो ब्लैक हमारी कर्व है, इस कर्व के ऊपर Q1 से P तक हमने एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी जो 2 पॉइंट के बिटवीन टच कर गुजरी है, वो सेकंड लाइन है। तो Q1 के कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1 और P के कोऑर्डिनेट हैं x0 और y0, क्योंकि P के ऊपर हम कोऑर्डिनेट से मुराद किया कि P पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या, तो वो हमने x0 ले ली। तो अगर x0 हमने P की वैल्यू, तो वहाँ पे हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, y0, और y0 को हम f ऑफ x0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह x1 है तो इस Q1 पे हमने वैल्यू ली x1, तो x1 के कोरस्पोंडेंस हमें जो हाइट मिलेगी वो क्या होगी, y1 होगी। तो अब हमने करना क्या है बेसिकली, कि जो भी मैंने प्रीवियसली बताया आपको रफली, कि हमने पहले तो ये इनकी स्लोप है सेकंड लाइन वाली, उसका फार्मूला क्या था हमारे पास, वो सेकंड लाइन का कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ओवर x1 माइनस x0, यानी कि f ऑफ में जो लिखा हुआ बेसिकली वो चेन क्या है हमारे पास, वर्टिकल चेन है, और ये नीचे वाला जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल चेन है, एक्स एक्सिस में चेन है। ये स्लोप ऑफ सेकंड लाइन का फार्मूला था हमारे पास। तो अब हमने इस ब्लू लाइन को अलोंग दिस पर्टिकुलर ब्लू पॉइंट, अगर आप इसको आस्ता आस्ता इस तरफ मूव करवाना शुरू कर दें Q1 को P की तरफ, तो Q1 पहले ब्लू लाइन ये लाइट ब्लू में कन्वर्ट होगी, फिर ये ग्रीन में आ जाएगी आस्ता आस्ता ये ब्राउन में, और जब इसके करीब पहुंचेंगे तो अल्टीमेटली सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन के करीब हो जाएगी। तो इसमें हुआ क्या कि जब आपने इसको मूव करवाना शुरू किया, तो लेट्स से मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये येलो लाइन ड्रा कर रहा हूँ इस जगह पे, ये ब्लू के ऊपर लेट्स से,
तो ये जो हमने ब्लू लाइन ड्रा की, येलो लाइन जो मैंने ड्रा की, दैट से ये एक हमारे पास क्या थी, सेकंड लाइन थी हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर आप मूव करवाना शुरू करें तो लेट्स से इसको इसी जगह पर आके अगर आप मूव करवाना शुरू करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता जब ये मूवमेंट होगी, जो Q1 से अगर आप मूव करते 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 हम जब इसके करीब आएंगे तो ये अल्टीमेटली, ये तो मैंने इसको 360 पे रोटेट करवा दिया, लेकिन ये रोटेशन प्रॉपरली नहीं हो सकी क्योंकि इसको एक पॉइंट को पी को फिक्स रखना था, तो हम इसको फिक्स नहीं कर पाए। सो एनी हाउ अज्यूम के पी पॉइंट फिक्स है, तो जब वो लाइन Q1 को हम पिक करेंगे, Q1 को पिक करके इस तरफ रोटेट करेंगे तो ये पी पॉइंट फिक्स रखेंगे अगर, तो Q1 की जो लाइन है जब हम ऑलमोस्ट पी के करीब पहुँचेगा Q, तो वो रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होगी। तो इस केस में हुआ क्या कि Q1 के कोऑर्डिनेट क्या था, x1, यानी कि x1 ने अप्रोच किसको करना शुरू कर दिया आस्ता आस्ता x0 को, और y1 ने किसको अप्रोच करना शुरू कर दिया y0 को। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखेगा, Q1 जब अप्रोच करता है p को अलोंग दिस पर्टिकुलर कर्व, तो हमारे पास जो x1 है वो किसको अप्रोच कर रहा होता है, x0 को, x1 x0 को अप्रोच कर रहा होता है, और y1 किसको अप्रोच कर रहा होता है, y0 को। तो जब ये Q1 ऑलमोस्ट p के करीब आ जाए तो सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। तो ये जब अब हम बेसिकली Q1 को अप्रोच करवा रहे हैं p की तरफ, तो अप्रोचिंग का जो केस होता है वो मैथमेटिकली लिमिट के तौर पर यूज़ किया है, जो हम पहले लिमिट के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो ये अप्रोचिंग केस था। जब अप्रोचिंग केस आया तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू x0, कि लिमिट x अप्रोचेज टू x0 केस में लिखते हैं हम कि यानी कि x अप्रोच कर रहा है x0 को। तो इस केस में क्या है कि हम x1 अप्रोच कर रहा है x0 को, तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे कि लिमिट, यानी कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये क्या है हमारे पास यहाँ पे जी x1 जो है इस जगह पे, कि लेट्स से हम इसको लिखें तो x1 अप्रोच कर रहा है x0 को, सिमिलरली यहाँ पे भी x1 अप्रोच कर रहा है हमारे पास x0 को। तो ये हमने लिख दिया अप्रोचिंग केस। सेकंड एंगल स्लोप का ये फार्मूला था, उसमें x1 और x0 डिस्टिंक्ट पॉइंट थे, लेकिन जब आप टेंजेंट लाइन के लिए जाते हैं तो टेंजेंट लाइन के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अप्रोचिंग केस यूज़ कर लेते हैं कि हम दूसरे पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के करीब अप्रोच करवा देते हैं। जब हम अप्रोच करवाते हैं तो फिर x1 अप्रोच क्या होता है x0 को, तो जब हम उसको हम फिर इसी स्लोप वाले फार्मूले को हम इस तरह लिख देंगे कि उसमें सिर्फ एक लिमिट की एडिशन आ जाती है, तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, कि लिमिट x1 अप्रोचेज टू x0 देन y1 माइनस y0 ओवर x1 माइनस x0। या y1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y1 की जगह f ऑफ x1, y1 f ऑफ x1, f ऑफ x0 और y0। तो सिंपल आपने क्या किया कि x1 को अप्रोच करवा दिया x0 पे, जब अप्रोच करवाएंगे तो इट मीन्स जो कि p से वेरी नेक्स्ट पॉइंट जो है, यानी कि x0 से वेरी नेक्स्ट पॉइंट क्या हम अज्यूम कर लेते हैं, x1 अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जब x1 अप्रोच कर रहा है x0 को तो उन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं रह जाता, और उससे वेरी नेक्स्ट पॉइंट होता है, यानी कि अगर एक पॉइंट अगर 2 है तो दूसरा 2.0000001 सो ऑन, एक बहुत स्मॉल नंबर होगा और वेरी नेक्स्ट नंबर होगा। जब वो दोनों पॉइंट्स है तो थोड़े से डिफरेंस से हैं, एक माइनर डिफरेंस से हैं, निग्लिजिबल डिफरेंस में हैं, लेकिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फिर भी बन जाएंगे, होंगे तो वो डिफरेंट ही। तो हमारे पास ये क्या होगा कि उन दो डिफरेंट पॉइंट को जो कि ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आ चुके होते हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, उस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ये उसका रिलेशन हमारे पास, फिर जो टेंजेंट लाइन जो है वो सेकंड लाइन जो वो कन्वर्ट हो जाती है टेंजेंट लाइन में, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये एक और फिगर है, इसमें जो डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये एक पॉइंट है कि अब हमने क्या किया कि मैंने इसको प्योर मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया कि लास्ट में हमारे पास क्या था कि x को x1 और x0 था, यानी कि इसको हमने x को क्या कहा था x0, और ये वाला जो पॉइंट था नेक्स्ट जिसको हमने मूव करवाया था q को, वो क्या था x1। तो अगर इसको मैं x1 को x+8 से रिप्रेजेंट कर, जो 8 से मैं क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को बताने के लिए कि x से वेरी नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास h है, अगला पॉइंट x से क्या होगा h ऑलमोस्ट क्या है 0 है, h अप्रोचेज टू 0 है, 0 के करीब है। तो यानी कि और h वैसे भी यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को, x और x+8, यानी कि जो x पॉइंट है उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास h रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है h से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्योंकि आप वैसे भी अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा डेल्टा x, तो डेल्टा x में डिस्टेंस जब आप फाइंड करते हैं तो आप फाइनल पॉइंट में से जो इनिशियल पॉइंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें जो मैंने नेक्स्ट फाइनल पॉइंट लिया वो x+h है, x+h माइनस x करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा यहाँ पे h रह जाएगा। तो h को मैंने यहाँ पे लिख दिया h
डिस्टेंस, यानी कि h4 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास h यहाँ पे है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और h अप्रोचेज टू जीरो होता है, ताकि हम ये अप्रोचेज टू जीरो कहने से मुराद ये है कि हम ये बता सकें कि x और x प्लस h ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट्स के हैं सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, कीप इन माइंड वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हम अप्रोचिंग केस यूज़ कर रहे हैं, लिमिटिंग केस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, x के अलोंग एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, x प्लस एच के अलोंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिल जाएगा। तो फिर वही फार्मूला सेकेंड लाइन का फार्मूला क्या था, y1 माइनस वाई नॉट x1 माइनस एक्स नॉट। तो उसमें जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाती है। जब आप x1 को x0 अप्रोच कर देते, इसमें मैंने x1 और x0 को मैंने x और x प्लस एच से यूज़ कर दिया था, तो इसलिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि y1 की जगह पे, यानी कि जो हमारे पास वर्टिकल जो हमारे पास चेंज है, मेरे पास जो वाई एक्सिस में जो चेंज है वो क्या होगा, फाइनल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और इस तरह हॉरिजॉन्टल में जो हमारा जो डिफरेंस है एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी वो ये रिलेशन बन जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल, नीचे क्या रहेगा एच। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का रिलेशन क्या बन जाएगा कि लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, यानी कि जब एच को अप्रोच जीरो करवा देंगे, यानी कि उन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस एच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो जो स्लोप है वो किसको बन जाएगी, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगी। अगर वो डिस्टेंस जीरो नहीं है, एच अप्रोच जीरो नहीं कर रहा, तो वो स्लोप किसकी बन जाती है, हमारे पास सेकंड लाइन की बन जाती है। तो एक्स और एक्स प्लस एच बस ये बता रहे हैं कि दोनों डिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन जब आप उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को जीरो को अप्रोच करवा देंगे उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो वो क्या बन जाती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बन जाती है। तो ये कंप्लीट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है हमारे पास स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन की। तो एट द एंड ये कंप्लीट हमारे पास उसकी समरी आ जाएगी। ये समरी क्या होगी कि इसके हमारे पास ये ब्लू में एक कर्व मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर लूँ इस ग्राफ को, तो आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करने में। कि फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास एक कर्व है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमने ग्राफ को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लिया। तो इसमें अब अगर आप देखें तो इसमें जो मेजर चीज़ है हमारे पास इस ग्राफ के अंदर, इसमें इस ग्राफ में जो हमारे पास है ये ब्लू कर्व है, ये ब्लू कर्व पी पॉइंट से लेके क्यू तक हम इस कर्व के ऊपर हम मूव करते हैं। तो ये एक पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। इन पी और क्यू पॉइंट को मिलाने के लिए ये जो हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन है। तो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वो बताती है एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बताती है। तो जब आप इस सेकंड लाइन को इस तरह से मूव करवाते हैं इस पॉइंट के अलोंग, तो हमारा पॉइंट जब मूव करता है तो सेकंड लाइन भी इस तरह से मूव करती है। तो पॉइंट को जब इस कर्व के ऊपर हम क्यू को पी की तरफ मूव करवाते हैं, जब इस करीब पहुंचेगा तो ये सेकंड लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होकर ये दोनों पॉइंट पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस एच है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक ही ऑलमोस्ट करीब आ जाएंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे, अप्रोचिंग केस हो जाएगा। तो उसमें जब आपको ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट मिला तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जब जो चेंज मिलेगा वो फिर एवरेज चेंज नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। उनको स्लोप चेंज दे रही थी, लेकिन जब क्लियरली दो डिफरेंट पॉइंट्स हों तो वो स्लोप क्या होती है, एवरेज हमें देती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है। लेकिन जब वो हमारे पास ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे आ जाए, एक ही लोकेशन पे आ जाए, तो उस जगह पे जो हमें जो चेंज मिलता है वो उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में मिला, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिल रहा होता है। जब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे चेंज फाइंड करते हैं तो मैथमेटिकल क्या करते हैं, हम इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। अगर तो इट मीन टू से कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, इंस्टेनियस रेट ऑफ अ चेंज फाइंड रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी कि अगर इसमें अब अगर आप पी से क्यू में मूव करें तो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन के साथ आप एवरेज भी फाइंड कर सकेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर अगर आपको एट द पर्टिकुलर मूवमेंट आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी चाहिए होगा, तो वो जस्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन से आपको उस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। तो ये हमारी आज ये पूरी समरी थी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होती है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो रिप्रेजेंट करती है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन में हम सेकंड लाइन के जो दो डिफरेंट जो दूर पॉइंट्स होते हैं उनमें से एक पॉइंट को दूसरे पे अप्रोच करवा देते हैं और वो सेम पॉइंट्स बन जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम बन जाते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं बनते। तो उस अप्रोचिंग केस में फिर वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो हम चेंज फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ स्लोप, तो वो जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ
चेंज। तो ये आपको पता है कि एक्स नॉट पे वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट होती है, एक्स वन पे एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये हमारे पास एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट का था वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज था, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेंज था। तो इसकी बेस के ऊपर हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हमारे पास डिफाइन हो जाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की और स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन की, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में वो डिस्कस करेंगे। तो टिल नाउ थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।